हम लोग पढ़ेंगे इकाई 2 पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन का अध्याय 5 पढ़ेंगे पुष्पी पादपों की आकारिकी। वही पुष्पी पादपों की आकारिकी के विषय में आज पढ़ा जाएगा। तो चलिए आज पढ़ते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बुक रीडिंग वीडियो के लिए थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़े। चलिए, कुछ वैज्ञानिक के विषय में कुछ दिया हुआ है जो हम लोग पढ़ लेते हैं इनके बारे में। क्या ठीक कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। कैथरीन एशाउ का जन्म 1898 में यूक्रेन में हुआ था। अभी जहाँ युद्ध चल रहा है वही। आपने रूस और जर्मनी में कृषि विज्ञान पर अध्ययन किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका से 1931 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। सब अमेरिका चला जाता है सब। वाह। आपने प्रारंभिक प्रकाशनों में यह बताया था कि कर्ली टॉप वायरस, अभी कोरोना वायरस है, यह कर्ली टॉप वायरस पौधे में आहार चालन या फ्लोएम ऊतक द्वारा फैलता है। डॉक्टर एसाउ की 1954 में प्रकाशित पादप शरीर या प्लांट एनाटॉमी ने एक परिवर्तनात्मक एवं विकासात्मक उपागम को अपनाया, जिससे पादप संरचना के बारे में समझ व्यापक हुई। वाह। प्लांट एनाटॉमी बुक लिखी है, हिंदी में लिख देती तो हम लोग भी पढ़ लेते। क्या करेगा, अंग्रेजी भाषा का पूरा भाषा ही इंग्लिश है, सारा विश्व में फैला दिया है तथा पूरे विश्व भर में अथाह प्रभाव छोड़ा, अर्थात सीधे सीधे इस विशेष विज्ञान में पुनर्जागरण ला दिया। सन 1960 में कैथरीन एसाउ की एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, इसको हिंदी में कहे तो बीज पादपों का शरीर, प्रकाशित हुई। इसे वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी एवं इंसाइक्लोपीडिया, वही विश्वकोश कहते हैं, के रूप में संदर्भित किया गया था। सन 1997 में आपको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया। तो हम क्या करें, चुना गया तो आप इस सम्मान को पाने वाली 6वीं महिला बनी। 6वीं हो चाहे 10वीं हो, क्या मतलब है, ये सब पढ़ने के लिए देना नहीं चाहिए। चलिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। इसी सम्माननीय पुरस्कार के अतिरिक्त आपने यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से नामो रहता बकलोल ऐसे नहीं सकते ना, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से 1989 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी प्राप्त किया। चलिए थोड़ा सा आगे। जब 1997 में कैथरीन एसाउ मृत्यु की गोद में समा गए, तब मिसूरी बोटनिकल गार्डन एनाटॉमी एवं मॉर्फोलॉजी के निदेशक पीटर रैवेन ने याद करते हुए कहा था कि आपका जब मर गया तब याद करते, जब जिंदा हो तो कुछ नहीं मिलता है, तो मरने के बाद ही सब इज्जत मिलता है ना। चलो याद क्या किया था देख लेते हैं। वह 99 वर्षों की आयु तक पादप जीव विज्ञान के क्षेत्र में परिपूर्ण प्रभुत्व युक्त बनी रही, हो जाती है। अब आ गया पुष्पी पादपों की आकारिकी। आज तक तो कहीं प्रयोग आया नहीं, देखते हैं इसका यूज़ सीखेंगे, कहाँ कहाँ करते हैं देखें। ज्ञान है तो सब कुछ है, सबसे वाव चैप्टर लगता है सब लोगों को। इसका तो और भी भाग है, 14, 15, 13, ये सब चैप्टर बड़ा वाव है सब, है ना। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इसमें, मज़ा से पढ़ेंगे, याद करेंगे। अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी। आकारिकी मतलब वही बाहरी भाग के बारे में पढ़ना है और क्या। यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकारिकी अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का
विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों में मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प तथा फलों की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है। ये सब तो सबको पता है। अध्याय 2 तथा 3 में हमने पौधे के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किए हैं, ठीक है, जो आकारिकी तथा अन्य अभिलक्षणों पर आधारित थे, ठीक है। वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भलीभांति समझने के लिए अथवा सभी जीव के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली तथा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब यहाँ ये सब कौन पढ़ने जाएगा, जो है ज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें विभिन्न पादपों की विविधता जो पौधे में पर्यावरण के अनुकूलन का परिणाम है, जैसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, चढ़ना तथा संचयन आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। करेंगे भाई, कर ही तो रहे हैं। यद्यपि आप किसी खरपतवार को उखाड़े तो आप देखेंगे कि उन सभी में मूल, तना तथा पत्तियां होती है। हाँ, वो तो सब गांव के लड़का सब जानता है। उखाड़ दे, देखो पापा इसमें एक जड़ हवा, डाढ़ हवा, पत्तियां हवा उनमें फूल तथा फल भी लगे होते हैं। हाँ, लगे हो सकते हैं। हाँ, छोटा छोटा पौधा में लगा होता है। पुष्पी पादप का भूमिगत भाग मूल तंत्र, जबकि ऊपरी भाग परोह तंत्र होता है। सही बात है। निचला वाला मूल तंत्र या जड़ तंत्र का, और ऊपरा वाला परोह तंत्र। चलिए मूल तंत्र के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। मूल, जड़। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है। हाँ, मूलांकुर की जगह जड़ांकुर हो जाता था, ठीक रहता कि ना। प्राथमिक मूल बनती है जो मिट्टी में उगती है, तथा बालू में उगता है, मिट्टी में नहीं उगती। इसमें पार्श्वीय मूल होती है जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं, ठीक है। इसमें पार्श्व में भी जड़ होते हैं, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक सब मूल होते हैं इसमें। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती है। इसके उदाहरण सरसों का पौधा। सरसों का पौधा उखाड़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक मूसला मूल तंत्र होती है। एक बीज पत्री पौधे में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है। हाँ, अल्पायु ठीक है। प्राथमिक मूल जैसे बढ़ेगा नीचे तो वो डिवाइड होते होते चले जाएगा, ख़त्म होते, और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाते हैं, ठीक है। ये मूल तने के आधार से निकलती है, इन्हें झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। देखो पहले तो इसमें प्राथमिक मूल अल्पायु की होती है, इसके स्थान पर अनेक मूल तो निकलते ही हैं, लेकिन ये मूल तने के आधार से निकलती है, इसलिए इन्हें झकड़ा मूल तंत्र, आधार से ही निकलेंगे रेशा की तरफ, इसलिए झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण गेहूं का पौधा। गेहूं का पौधा उखाड़ेंगे तो देखेंगे वहाँ एकदम झकड़ा जैसा एकदम रहेगा, झकड़ा। कुछ चित्र 5.2 के ब में देख लेते हैं क्या है। कुछ 5.2 यहाँ तो कुछ और ही है। देखो पापा वाला, पापा हाई देखा, पापा हाई देखा, द्वितीयक मूल है, प्राथमिक मूल है, कलिका है, नोड है, प्रोतंत्र है, तना है, इसी को स्तंभ कहते हैं, फल है, पुष्प है, ठीक है। और कुछ बड़ा कर लेते हैं तब पढ़ने में और आसानी होगी। पौधे जैसे घास तथा बरगद में मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है, इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। जैसे मकैया में कि ना बरगद में तो लटक के झूलते हैं,
चलिए छोड़िए। अपस्थानिक मूल कहते हैं उसको। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण। ठीक है, यही तो काम है उन लोग का। पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना है, ये भी सही बात है। खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियामकों लिखना चाहिए क्या का संश्लेषण करना है। चलो, अब है मूल के क्षेत्र। मूल का शीर्ष अंगुलित जैसे मूल गोप से ढका रहता है, दिखाएंगे पिक्चर में बाद में। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है। ठीक बात है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भीति वाली होती है तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। उनमें बार बार विभाजन होता है। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती है और मूल को लंबाई में बढ़ाती है। ठीक बात है। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में यहाँ कुछ अपस्थानिक मूल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। मूसला मूल, तंतुक मूल, झकड़ा मूल को तंतुक मूल, अपस्थानिक मूल चित्र देख लीजिए। तो आगे चलते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में यहाँ कुछ देख लीजिए। यहाँ सबसे ऊपर वाला को मूल गोप, फिर उसके बाद में स्टेमिक सक्रियता क्षेत्र होता है, फिर इसी जो दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, फिर यहाँ मूल रोम होता है, ये सफ़ेद परिपक्वन क्षेत्र होता है। आइए पढ़ते हैं। विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह की संरचनाएं निकलती है जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। वो यही करता है ना, हमको तो पता नहीं था यही करता है। मूल के रूपांतरण। कुछ पादपों की मूल पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवाहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती है। सही बात है। वो भोजन संचय करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। ठीक है, देखेंगे पिक्चर में आगे। गाजर तथा सलजम की मूसला मूल तथा शकरकंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करने के कारण फूल जाती है। ये हाँ, ये तो अपने गांव में ही देखे होंगे। गाजर, सलजम, शकरकंद, अलुआ। क्या आप इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? क्या आपको कभी देखकर यह आश्चर्य हुआ है कि बरगद से लटकती हुई संरचनाएं क्या उसे सहारा देती है? इन्हें प्रोप रूट, सहारा देने वाले मूल को प्रोप रूट कहते हैं। चलिए, आज बरगद के भी काम हो गया, उसको प्रोप रूट कहते हैं। अब लटकेंगे तो हम कहेंगे प्रोप रूट पर लटक रहे हैं, प्रोप रूट। इसी प्रकार मक्का तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाली मूल तने की निचली गांठों से निकलती है। इन्हें अवस्तंभ मूल कहते हैं। अवस्तंभ मूल कहते हैं। कुछ पौधे जैसे राइजोफोरा जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं में बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती है। ऐसे मूल को श्वसन मूल कहते हैं। ठीक बात है। राइजोफोरा ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है। पिक्चर देख लेते हैं बरगद के पेड़ के, जहाँ लटकते हैं। यही सब नजर पड़ा है, जहाँ लटकते हैं हम लोग। खूब मज़ा से झुलुआ झूलते हैं।
लिखा भी है बरगद के वृक्ष को सहारे देने के लिए मूल में रूपांतरण। आइए अब तना के बारे में पढ़ा जाए। ऐसे कौन सा विलक्षण है जो तने तथा मूल में विभेद स्थापित करते हैं? तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। ये अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। वाह! तने के तो ऊपर तो सब रहबे करता है, शाखा, पत्तियां, फूल, फल। भ्रूण के प्रांकुर से, वही जब हम लोग चना फेंक देते हैं तो कैसे उग जाता है? भ्रूण के प्रांकुर से विकसित हो जाते हैं। तने पर गांठ तथा पोड़िया होती है। गांठ भी होती है, पोड़िया भी होती है। वो डंटी जहाँ नहीं लगा होता वही में गांठ होती है। तने के उस क्षेत्र को जहाँ पर पत्तियाँ निकलती है, हाँ, जहाँ पत्तियाँ निकलती है वहाँ उसी को गांठ कहते हैं। ये गांठें अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती है। हाँ, सही बात है। मतलब कुछ पत्ता के बीच में भी निकल सकता है या कक्षीय भी हो सकता है। वही कक्ष मतलब वही अंतस्थ न अंतस्थ भी हो सकता है। जब तना शैशव अवस्था में होता है तब वह प्रायः हरा होता है और बाद में वह काष्ठीय तथा गहरा भूरा हो जाता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे। ये वही है, राइजोफोरा है। राइजोफोरा में संग्रहण व श्वसन के लिए मूल का रूपांतरण, और ब में देख ले यही राइजोफोरा पर नीचे से निकल रहा है। यहाँ राइजोफोरा निकल रही तो सब है वही शकरकंद जो अपनी संरचना से परिवर्तन हो जाता है अपनी जरूरत के कारण। एस्पैरागस है ये। चलिए, तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना है। यह पानी, खनिज, लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रह करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक परिवर्धन करने में भी कार्य संपन्न करते हैं। सही बात है। तने का रूपांतरण है। तने सदैव आशा के अनुसार प्रारूपी नहीं होते। ये विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। सही बात है। आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी के भूमिगत तने भोजन संचय के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय यह चिरकाली कंद की तरह कार्य करते हैं। तने के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं, पतले तथा कुंडलित होते हैं और पौधे के ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। जैसे घिउरा में देखे होंगे, लौका में देखे होंगे, लौका जैसे कद्दू, वर्गीय सब्जी, घिया, खीरा, तरबूज आदि। अंगूर, लता, वाइन तने की कक्षी कलियाँ काष्ठीय, सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकती है। कांटे में भी नुकीले कुछ भी। कांटे बहुत से पौधे में होते हैं जैसे सिट्रस, वैगनवेलिया। ये पशुओं से इस पौधे को बचाते हैं कि कोई गाय जाए तो उसको खा मत ले। अब कोई कैक्टस के जाके खा सकता है गाय? नहीं खा सकता। कंटैला पौधा को नहीं खा सकता। सूक्ष्म क्षेत्रों के पौधे, चपटे तने ब्रैकेट में ओपेंसिया कैक्टस, चपटे तने होते हैं, वाह, अथवा गुद्देदार सिलिंड्रिकार, इसको वही सिलिंड्रिकार होता है, वो पर्वीय में रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके तनों में क्लोरोफिल होता है, वाह, तने में, और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ पौधे को भूमिगत तने जैसे घास तथा स्ट्रॉबेरी आदि नई कर्म स्थितियों या नीच में फैल जाते हैं। या स्ट्रॉबेरी, वाह, और पुराने पौधे मर जाते हैं तब ये नए पौधे बनते हैं। पुदीना तथा चमेली जैसे पौधे में प्रमुख अक्ष के आधार से एक पार्श्व शाखा निकलती है और कुछ समय तक वायु वृद्धि करने के बाद मुड़कर जमीन को छूते हैं। पिस्टिया तथा आइकोर्निया जैसे कलीय पादपों में एक पार्श्वीय शाखा निकलती है जिसकी पुड़िया छोटी होती है और जिसके प्रत्येक गांठ पर पत्तियों का झुंड तथा फूल का गुच्छा
तथा क्राइसेंथीमम या गुलदाउदी में पार्श्वीय शाखा आधार तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती है। वह मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है और उसके बाद बाहर निकल जाती है और पत्तियां युक्त फरोह बनाती है। ठीक है, यहाँ कुछ संग्रहण, सहारा, संरक्षण, काई परिवर्धन तथा फैलने के लिए तने का रूपांतरण दिया गया है। यही है, गांठ से विकसित। और ये बोगनवेलिया है, कांटा वाला। ये सब वही अपने ज़रूरत के अनुसार रूपांतरित हो जाता है। अदरक है, अरबी है, आलू है, यही है परतान वाला निरूपांतरित करना, घिया, लौकी। ये सब कुछ छोटे छोटे पिक्चर दिए हुए हैं। अब है पत्ती के बारे में। पत्ती के बारे में अब कल पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम हो गया, कल फिर मिलेंगे। आज ही मिलेंगे क्योंकि मैं एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा देता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगे तो, और कमेंट भी करिए।